परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अरविंद पांडे और हम लोग सेशन डिस्कस कर रहे हैं जीएस पेपर 2 के संबंध में और इंडियन इकोनॉमी बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला हम लोगों की चल रही है और आज हम लोगों की इस श्रृंखला में 5वां प्रश्न है और ये 5वां प्रश्न जो है बेरोजगारी के से संबंधित है। प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। और दूसरा है, क्या आप सोचते हैं कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो अधिनियम है वो ग्रामीण गरीबी और ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सक्षम होगा। ये प्रश्न है। प्रश्न 2 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में पूछा जा रहा है भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति बताइए और दूसरे भाग में जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में पूछा जा रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये ग्रामीण निर्धनता और ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में ये सक्षम है या नहीं है। आपके अपने विचार बताने हैं और विचार बताने का मतलब आप इसको तभी बता पाएंगे जब आपको ये पता हो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण निर्धनता और बेरोजगारी को किस प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा या इस जो है योजना के माध्यम से दूर किया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और इस प्रश्न की प्रकृति के अनुसार हम लोग आंसर का एक फॉर्मेटिंग पहले देखते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं। प्रश्न आई थिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति क्या है और क्या आप सोचते हैं कि जो मनरेगा योजना है उसके माध्यम से निर्धनता और बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उसको कैसे दूर की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो है जो पहला भाग होगा वो होगा संदर्भ का, यानी कि प्रस्तावना जिसे आप कहते हैं, और इसमें हम लोग जो है इस प्रश्न का परिचय लिखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न के मुख्य भाग में आते हैं और मुख्य भाग की बात करें तो मुख्य भाग को हम लोग यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति क्या है, तो हमें बताना है कि बेरोजगारी की प्रकृति भारत में कैसी है या विकासशील देशों में मुख्य रूप से कैसी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकता है क्या। तो सबसे पहले हम लोग को जानने की आवश्यकता होगी कि राष्ट्रीय रोजगार जो गारंटी अधिनियम है ये है क्या। इसका एक संक्षेप जो है एक रूप देखेंगे हम लोग और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है। और फिर हम लोग अंततः आएंगे अपने अंतिम भाग में और वो भाग होगा निष्कर्ष का। शुरू करते हैं आज का सेशन और आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे इस प्रश्न के संदर्भ को लेकर के। तो इस प्रश्न के संदर्भ में चूंकि प्रश्न का पहला भाग साफ साफ ये कह रहा है भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति क्या है, तो इस प्रश्न के संदर्भ में आप बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए इस प्रश्न के उत्तर को शुरू कर सकते हैं। या भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति पूछा जा रहा है तो आप हम सबको पता है भारत एक विकासशील देश है, तो विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्याएं तो हैं ही, लेकिन विकसित देशों में भी बेरोजगारी की समस्याएं हैं। यानी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो बेरोजगारी की समस्या से अछूता है। आप यहां से भी प्रश्न शुरू कर सकते हैं और बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए अपनी प्रस्तावना को आप जो है बना सकते हैं या इस प्रश्न की शुरुआती जो रूपरेखा है उसको इस प्रकार से आप बुन सकते हैं। तो अगर हम बात करें बेरोजगारी को परिभाषित करने के लिए तो आप कह सकते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था का, किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या का वह कार्यबल जो कार्य करने का इच्छुक हो, कार्य करने का सामर्थ्य जिसके पास हो और प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए भी तैयार हो और फिर भी काम न मिले, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं या वह जो है बेरोजगारी की श्रेणी में वह कंसिडर किया जाता है। तो प्रस्तावना आप मुख्य रूप से लिखेंगे कि बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिससे दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील देश हो। बेरोजगारी मुख्यतः हम तब मानेंगे या तब कहा जाता है जब किसी राष्ट्र का या जब किसी देश का वह कार्यबल जो वास्तव में काम करना चाहता है, काम करने की इच्छा शक्ति रखता है, काम करने की सामर्थ्य रखता है और सबसे खास बात यह है कि प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता है, फिर भी उसको उस अर्थव्यवस्था में काम ना मिले, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाएगा या उसे हम बेरोजगार कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर एक प्रस्तावना के माध्यम से इस प्रश्न की रूपरेखा की शुरुआती जो भाग है उसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं मुख्य भाग में और मुख्य भाग में हमको जानना है बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति क्या है। तो बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति की अगर हम बात करें तो जैसा हम समझ सकते हैं भारत के बारे में, तो भारत एक विकासशील देश है। तो लगभग भारत में नहीं, जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी विकासशील देशों में जो बेरोजगारी की समस्या है वह संरचनात्मक बेरोजगारी है। वह बेरोजगारी कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या
भारत जैसे देशों में या विकासशील देशों में मुख्य रूप से देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में, तो संरचनात्मक परिवर्तन के कारण आने वाली बेरोजगारी, या भारत की जो संरचना है वो संरचना विकासशील देश की है, और विकासशील देश की संरचना की मुख्य खास बात ये होती है कि यहाँ पर पूंजी का अभाव होता है। पूंजी के अभाव के कारण जो उद्योग धंधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डेवलप नहीं होते हैं, बहुत विकसित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक बेरोजगारी जैसी समस्या पाई जाती है, और ये बेरोजगारी जो है वह अंततः जो है राष्ट्र में गरीबी जैसी समस्याओं का जन्म देती है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी बात करें तो देश की संरचनात्मक परिवर्तन के कारण या देश की संरचना के कारण मुख्य रूप से जो बेरोजगारी है वह दरअसल जो है संरचनात्मक बेरोजगारी है, जो मुख्य रूप से विकासशील देशों की प्रमुख बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। अब हम अपने देश की संरचनात्मक या देश की संरचना को अगर हम समझें बेरोजगारी को समझने के लिए, तो संरचना को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के माध्यम से समझ सकते हैं, और दूसरा जो है हमारे देश में जो बेरोजगारी है वह शहरी क्षेत्र के जो है संरचना के आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। यानी कि भारत में जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है, यानी कि जो प्रकृति है वो संरचनात्मक है। अब भारत में अगर हम बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या को या भूभाग को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ये दोनों ही भागों में जो बेरोजगारी है वो कॉमन नहीं है, दोनों ही भागों में जो बेरोजगारी है वो दोनों ही अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो बेरोजगारी पाई जा रही है वो बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी है? इसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही छिपी बेरोजगारी कहते हैं, इसी को गुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं, इसी को जो है अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर और एक बेरोजगारी के बारे में बात करें तो एक प्रमुख बेरोजगारी है यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी। इन सभी जो है बेरोजगारी के मुख्य प्रकार के बारे में अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए ग्रामीण परिक्षेत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार की बेरोजगारियों को देखा जा सकता है। वहीं पर अगर हम लोग शहरी जो है अंचल की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में सबसे प्रमुख बेरोजगारी जो वर्तमान में इस समय भारत में शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी को भी हम कह सकते हैं, यानी वर्तमान में भारत में शहरी क्षेत्रों की एक बढ़ती समस्या है, और वो जो बेरोजगारी है उसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें तो एक प्रमुख बेरोजगारी और है जो शहरी संरचना के पर आधारित है, और इसे हम लोग अल्प बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, इसे हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में एक और प्रमुख बेरोजगारी देखी जाती है जिसको हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारे देश में जो मुख्य रूप से संरचनात्मक जो बेरोजगारी की प्रकृति है वो संरचनात्मक है, और अर्थव्यवस्था की संरचना को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक शहरी अवसंरचना और एक ग्रामीण अवसंरचना। ग्रामीण अवसंरचना में जो बेरोजगारी की प्रकृति है वो अलग है, और शहरी अवसंरचना में जो बेरोजगारी की प्रकृति है वह अलग है। एक एक करके हम लोग जो है संक्षिप्त में इन बेरोजगारी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा बात करें ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में बात करें तो एक ऐसी बेरोजगारी जिसके अंतर्गत लोगों को जो है ज़रूरत से ज़्यादा काम पर लगा दिया गया है, यानी आवश्यकता कम लोगों की है और आवश्यकता से अधिक लोग कार्य पर लगा हुआ है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें रोज़गार तो मिला हुआ है लेकिन वास्तव में जो रोज़गार में लगे हुए लोग हैं उनकी जो कुल उत्पादकता है वह शून्य है, यानी जो प्रोडक्टिविटी है वह नगण्य है। तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख बेरोजगारी है, लेकिन कई बार इस बेरोजगारी को पारिवारिक उद्यमों में भी देखा जाता है। जैसे कि कोई परिवार है, जैसे कि एक कोई जनरल मर्चेंट की दुकान है जो कोई परिवार के द्वारा चलाया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके घर में ही वो दुकान है। तो ऐसा प्रायः देखा जाता है कि उस दुकान में परिवार के सभी सदस्य जो है कार्य में लगे रहते हैं। हालांकि उन सभी सदस्यों की उस क्षेत्र में जो है आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसमें आप देख सकते हैं कि एक सीमांत किसान है कोई जिसके पास जमीन का जो है छोटा भूभाग है और उसमें आवश्यकता तो एक या दो लोगों की ही है, लेकिन पूरा परिवार उस जो है खेत में कार्य कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी होगी वो नहीं बढ़ेगी,
है ना। तो ये जो बेरोजगारी होगी उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ये जो है ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख बेरोजगारी है। इसके अलावा बात करें मौसमी बेरोजगारी के बारे में, तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या भारत में जो कृषि क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, ये पूरी तरीके से मौसम पर आधारित है, यानी मानसून पर आधारित हम लोग कृषि करते हैं। और मानसून पर आधारित कृषि का सीधा अर्थ ये होगा कि 12 महीने में पूरे 12 महीने हमारे देश के किसान को कार्य नहीं मिलता है। वह जब फसल के लगाने का वक्त होता है तब वो कार्य करता है और फसल के काटने के समय कार्य करता है। लगभग 12 महीनों में उसको 4 से 6 महीने काम मिलता है, बाकी महीने उसको बैठना पड़ता है, क्योंकि वो फसल के अंतराल का समय होता है और उस समय किसान बैठकी व्यवस्था में रहता है, यानी बैठक व्यवस्था में रहता है। उस समय उसको कोई काम नहीं मिल पाता है। ये मौसमी बेरोजगारी भारत में ग्रामीण क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों की प्रकृति की बात करें तो शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ होगा कि यदि व्यक्ति शिक्षित है, उसके पास उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है और वह अपनी शिक्षा के अनुकूल नौकरी खोज पाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी बेरोजगारी प्रायः शहरों में शिक्षित बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें अल्प बेरोजगारी, तो अल्प बेरोजगारी का अर्थ होगा, ये कई जगह अल्प बेरोजगारी भी है और कई जगह अल्प रोजगार के नाम से भी इसको परिभाषित किया जाता है। अल्प बेरोजगारी का सीधा अर्थ होगा कि यदि किसी व्यक्ति को जो उसकी कार्य क्षमता है उससे कम अगर कार्य मिल रहा है तो वो अल्प बेरोजगारी की समस्या होगी। इसमें मुख्य रूप से जो पार्ट टाइम वर्कर होते हैं, जो अल्पकालिक श्रमिक होते हैं, वह लोग जो है अल्प बेरोजगारी की ही श्रेणी में आते हैं। जैसे कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला जो व्यक्ति होगा, जैसे कि जो कई सारे मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं उनमें जो है जो पार्ट टाइम काम करने वाले जॉब होते हैं, पार्ट टाइम जो काम करने वाले लोग होते हैं, वे सारे लोग अल्प बेरोजगारी की ही श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा घर्षणात्मक बेरोजगारी की बात करें तो यहाँ पर घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल बेरोजगारी तब मानी जाएगी या तब कही जाएगी जब कोई व्यक्ति अपना नौकरी परिवर्तन करता है, जॉब परिवर्तन करता है। तो जब अपना जॉब छोड़ता है, जब अपना कार्य छोड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि नए कार्य को पकड़ने और पुराने कार्य को छोड़ने के बीच में एक गैप उत्पन्न होता है, और अगर वो गैप 2, 4, 6 दिन या 1 महीने या 1 साल का हो जाता है, तो ये बीच में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कई बार ये बेरोजगारी तकनीकी परिवर्तन के कारण भी देखा जाता है, जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था में नई तकनीकी के प्रयोग के कारण जो है जो श्रमिक थे वो बेरोजगार हो गए, लेकिन वो तब तक ही बेरोजगार रहते हैं जब तक वो नई तकनीकी के बारे में ज्ञान अर्जन नहीं कर लेते हैं। जैसे वो नई तकनीकी को सीखते हैं वैसे ही उनको फिर से रोजगार मिल जाता है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है वो भारत में मुख्य रूप से अल्प बेरोजगारी कही जाती है। ये इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत लंबा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी भारत में मुख्य रूप से जो बेरोजगारी की प्रकृति है वो कैसी है, बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं वो कैसी समस्याएं हैं। तो मुख्य रूप से संरचनात्मक ग्रामीण क्षेत्र में जो पाई जाने वाली बेरोजगारी है और शहरी क्षेत्र में जो पाई जाने वाली बेरोजगारी है, उन बेरोजगारी की प्रकृति के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो बेरोजगारी की समस्या जो है यानी कि जो बेरोजगारी की प्रकृति है इसके बारे में हो चुका हम लोगों का। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का परिचय। तो अब बेरोजगारी की समस्या के लिए चूंकि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम एक प्रमुख योजना है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, तो सबसे पहले इस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को जानते हैं और फिर समझेंगे कि यह बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में कैसे कितना कारगर है। तो मनरेगा की बात करें यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। और इस योजना का जो उद्देश्य है हम सबको पता होगा कि किसी भी ग्रामीण परिवार के जो सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल जो किसी परिवार का कार्य करने वाला इच्छुक व्यक्ति होगा उस वयस्क व्यक्ति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यानी एक पूरे वित्तीय वर्ष के अंदर 100 दिनों के पक्के रोजगार की गारंटी देने की यह योजना है। और इस योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 15.4 करोड़ जो है वर्तमान में सक्रिय मनरेगा श्रमिक हैं जो मनरेगा जो है योजना से जुड़े हुए हैं और वह कार्यरत हैं। तो ये योजना का एक परिचय रहा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को जो अकुशल है यानी कि वो किसी क्षेत्र में कुशल नहीं है, उस व्यक्ति को 100 दिनों के पक्के रोजगार की गारंटी जो है प्रदान की जाती है। इस योजना की अगर हम बात करें, इस योजना के और विस्तार की बात करें तो यह एक कानूनी अधिकार है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो रोजगार दिया जा रहा है वह हमारे देश में चूँकि इस योजना की शुरुआत 2005 में इस योजना को प्रारंभ किया गया। ये हालांकि लागू 2006 से हुआ।
कालांतर सन 2009 में इस योजना का नाम, जो कि पहले ये नरेगा था, बाद में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। तो ये जो है एक प्रकार से, चूंकि इसके लिए संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया, अधिनियम पास किया गया, तो यह एक जो है आम नागरिक का, भारत में एक आम नागरिक का एक कानूनी अधिकार जो है मिल गया है। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग, तो जो है मनरेगा के अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे उनमें कम से कम जो 1/3 हैं वह महिलाएं होनी चाहिए। अब यहीं से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, देखना शुरू करते हैं कि यह जो है भारत में ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में किस प्रकार से सहायक है यह योजना। अब जैसा कि हम लोगों ने कहा कि 100 दिनों का पक्का रोजगार गारंटी अधिनियम है ये, तो इसका अर्थ ही होगा कि ऐसा अकुशल वयस्क जो किसी कार्य में कुशल नहीं है, अगर उसको ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का पक्के रोजगार की गारंटी दी जाती है और एक निश्चित मजदूरी दी जाती है, तो उससे जो उसकी आय का स्तर होगा वह बढ़ेगा। आय का स्तर बढ़ेगा तो उसके जो है उसका जो जीवन स्तर होगा वो पहले से बेहतर होगा। तो ये एक फायदा तो हम लोगों को दिख रहा है। इसके अलावा जब ये कहा जा रहा है कि इस योजना में लाभार्थियों में कम से कम 1/3 जो है वह महिलाएं होनी चाहिए, तो 1/3 अगर महिलाएं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए किसी परिवार में अगर महिला सदस्य को मनरेगा के अंतर्गत जो है मजदूरी मिली है या रोजगार मिला है, तो उस परिवार का जो अन्य वर्ग है यानी अन्य जो पुरुष है वह कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व हो सकता है, कृषि के अलावा कहीं अलग क्षेत्र में इन्वॉल्व हो सकता है, जिससे उस परिवार की जो ओवरऑल इनकम होगी, आय होगी, वह क्या होगी, बढ़ेगी। ओवरऑल जब आय बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, उनका जीवन स्तर उठेगा, उस परिवार का जीवन स्तर उठेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनके जीवन स्तर के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर या एक बेहतर बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत जो मजदूरी का आवंटन दिया जाता है वो दरअसल अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 230 रुपये का जो है प्रतिदिन जो है मजदूरी दी जाती है। वहीं पर अगर बिहार की बात करें तो 228 रुपये ही है। इसके अलावा अगर हम गोवा जैसे राज्यों की बात करें तो वहाँ पे 332 रुपये प्रतिदिन आधार पर मजदूरी तय की गई है। तो ये अलग अलग राज्यों में दरअसल अलग अलग है। हालांकि इस मजदूरी से, इस निश्चित मजदूरी से फ़ायदा ये हुआ है कि जो स्थानीय प्रचलित मजदूरी है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और स्थानीय प्रचलित मजदूरी में वृद्धि होने से वहाँ के स्थानीय बाजारों में एक मुद्रा की तरलता देखने को मिल सकती है, यानी कि जो मनी सप्लाई है वहाँ पर देखने को मिल सकती है कि वह अधिक है, और जिससे मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने से जो स्थानीय क्षेत्रों में उत्पादन है उस उत्पादन के स्तर को बढ़ावा देने में ये काफ़ी सहायक योजना है। इसके अलावा बात करें मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि जो भी ग्रामीण वयस्क है जो मजदूरी की मांग करता है उसे 15 दिनों के भीतर जो है कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, और अगर उसको 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिल पाता है तो उस विफलता में बेरोजगारी भत्ता जो है वह दिए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है जो रोजगार का प्रावधान है, इससे रोजगार में ग्रामीण स्तर पर या ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की एक गारंटी तो मिल ही रही है, और वो गारंटी सामान्य गारंटी नहीं है, वो एक कानूनी गारंटी है। रोजगार न मिलने की स्थिति में जो है बेरोजगारी भत्ता मिलने का प्रावधान है। इस पूरी योजना में महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी मिलती है, यानी कि अगर 100 लोगों को रोजगार दिया जाना है तो उसमें 1/3 महिलाओं के लिए पूरी तरीके से आवंटित है। अब आप सोचिए कि अगर महिलाओं को अगर रोजगार से जोड़ा जा रहा है तो महिलाएं सशक्त होंगी। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो जो है जिस भी परिवार से वह बिलोंग करती हैं उस परिवार का जीवन स्तर जो है वह ऊपर उठेगा, या उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं होंगी उनको वह बेहतर कर सकते हैं, उनको यह पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण परिवार हैं उनकी आय का स्तर बढ़ सकता है, और इस जो है योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा है बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, भूखमरी की समस्या को दूर करना, गरीबी की समस्या को दूर करना, इस योजना के माध्यम से यह योजना विगत कई वर्षों से अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने में जो है सफल जो है होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बढ़ते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ, और जब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग चूँकि इस योजना के ही जो है फीचर्स और इस योजना के लाभ के बारे में बात कर रहे थे, तो निष्कर्ष में अच्छा प्रश्न भी यही है कि क्या यह जो है निर्धनता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल कर सकेगा। तो इसी के अनुरूप हमको निष्कर्ष भी लिखना है।
और निष्कर्ष में हम इसको लिख सकते हैं कि चूँकि जो मनरेगा है इसके अंतर्गत जो रोज़गार की गारंटी है वो मात्र 100 दिनों की ही है और परिवार के एक वयस्क सदस्य को ही चूँकि जो है यह रोज़गार की गारंटी देता है। तो भविष्य में अगर जो है सरकार वास्तव में चाहती है कि गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को ग्रामीण क्षेत्र में दूर किया जाए तो ये 100 दिनों का जो उपबंध है, 100 दिनों का जो प्रावधान है, इसको ख़त्म करना होगा, इसको बढ़ाना होगा। और ये जो एक वयस्क को ही जो है मजदूरी का आवंटन हो सकता है या मनरेगा में वह उसका नामांकन हो सकता है, उसका जॉब कार्ड बन सकता है, ये संख्या भी बढ़ानी होगी। हालांकि इसके लिए सरकार को जो है विशेष या कह सकते हैं सरकार को अपने संसाधनों में भी बढ़ोतरी करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वास्तव में सरकार की जब आय होगी तभी जो है सरकार इस मनरेगा योजना के विस्तार का कार्य कर सकती है। तो आई थिंक ये पूरा प्रारूप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।